सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। नहीं कोई नहीं आवाज मतलब आज मैं बाहर आई हूँ तो इसमें सिर्फ थोड़े लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जमिंदर सिंह सिरसा जी जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, जो RS चीमा जी है, इंदर सिंह बैंस जी है, हरमीत सिंह है जी हैं, मतलब इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। और देश की जो जनता है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, वरना जो मेरे पे केस लगाए गए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि 302 से भी ज़्यादा खतरनाक 307 होता है, वो भी मुझ पर लगाया गया। हालांकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से, इतनी जनता के सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज डर के घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है तो आगे भी मैं पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई भी मेहनत कश तबका हो। जिनके साथ ज़्यादती होती है उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने यही देखा है कि दलित लोगों के साथ क्या होता है, किसानों के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, जो मैंने खुद भी अपने ऊपर सहा है या मैंने अपने घर वालों के ऊपर या मैंने आस पास देखा है। तो ये आज का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा खराब है कि महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है। जो दलित समाज के लोग हैं उनको ये समझा जाता है कि ये सिर्फ काम करने के लिए बनाए गए हैं। जब काम करना होता है, जब गटर साफ करने होते हैं, जब कोई ऐसे काम करने होते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तो दलित समाज के लोग सबसे पहले होते हैं, सबसे पहली लाइन में उनका नाम होता है। लेकिन जब उनको सहूलत देने की बारी आती है, जब कोई ऐसी बारी आती है कि भाई समाज का सुधार हो, तो सबसे पीछे दलित समाज खड़ा होता है, या सबसे पीछे किसान खड़े होते हैं। जब मेहनत का तबका खड़ा होता है, जो मेहनत करता है, आज भी हमारे समाज में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी न्याय नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन इतना खराब है कि हम लोग जाते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन उल्टा उन्हीं लोगों पर FIR दर्ज होती है जो जनता की आवाज़ बनता है। लेकिन आज हम लोग ये देख पाए हैं कि सच्चाई की चीज़ ज़रूर होती है। जनता के सामने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आज सबके सामने आई है। आज जनता की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, और मैं ये लास्ट तक मैं यही बोलती रहूँगी कि जनता की वजह से मैं बाहर आई हूँ, तो जनता के लिए मैं अपने आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। क्योंकि पहले जब मेरी पढ़ाई छूटी थी तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि आप कितना पढ़े लिखे हो और ये पता नहीं चल पा रहा कि आप क्या कर रहे हो और आप कौन हो। तो मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने मुश्किल से 12 क्लास की, फिर मतलब घरेलू जो मेरा था, आर्थिक मंदी इतनी थी कि मैं नहीं पढ़ाई कर पाई आगे। लॉकडाउन की वजह से भी मेरे पापा का जो काम छूट गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे कंपनी में, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनियों में आके काम करना शुरू किया। पहले मैंने एडिसन कंपनी में काम करना शुरू किया, फिर मैंने फेम कंपनी में भी काम किया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि शोषण बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ा। जो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये संगठन बना है ये किसान आंदोलन में बनाया गया, तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये संगठन 3 साल पहले यहाँ पे काम कर रहा था। जब मैं यहाँ पे किसान आंदोलन से 2-3 महीने पहले काम करने आई, तब मैंने इसको ज्वाइन किया था, और हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ने लगे। और मैं भी लगातार से मैं ये देख रही थी कि मजदूरों के साथ ज्यादती होती है, किसानों के साथ ज्यादती होती है, महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा, या मैंने और भी बहुत से लोगों से सीखा। तो बचपन से ही जैसे मम्मी जाते थे धरना प्रदर्शनों पे या कहीं पे भी, तो हम लोग उनके साथ जाना, धरने पे जाके गीत गाना या नारेबाजी लगाना, तब मैं बात बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो फिर हमारे गंदड़ में भी एक कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े थे। मेरी मम्मी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो उनको देखते हुए हम लोग सीखे कि कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ भी करना पड़े, बिना लड़े में कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखो एक बच्चा भी जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। लेकिन जो आज का समाज है, आज का टाइम है, उसमें अगर आप चुप रहते हो तो आपको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हमें कुछ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान बोलता है
उसको दबाने के लिए अलग अलग तरीके के FIR वगैरह दर्ज की जाती है। उनको आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है, या अलग अलग तरीके देशद्रोही कह के उनको जेलों में डाला जाता है। तो अभी भी सिर्फ मैं नहीं, बहुत ही किसान, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनको भी उन्होंने जेलों में डाला। लेकिन हम लोग उनकी सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं। शिव कुमार जैसे लोग हैं, उन सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो आज देश की जो जनता है उन सबको ये सोचना चाहिए कि जो बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि आज महिलाओं की दुर्दशा इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग अगर जाते हैं थाने में न्याय के लिए तो वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप होता है, वहाँ पे महिला कांस्टेबल साइड पे खड़ी कर दी जाती है और जेंट्स पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा जाता है। जब मैं जेल में गई तो मैंने उस दिन बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कुंडली थाने में, तो जेल की जो औरतें ने मुझे बताया कि ये तो आम बात है, आपको सिर्फ मारा पीटा गया, आपके प्राइवेट पार्ट पे मारा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे साथ तो बहुत रेप भी हुआ है, बहुत सारी महिलाओं के साथ में मिली। उनका कुंडली थाने में एक महिला थी, इसका 15 दिन रेप हुआ, जो बटाना रेप केस है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी भी मैंने आवाज़ उठाई। हम लोग गए थे, जो 12 पुलिस वालों ने एक नाबालिग बच्ची के दलित लड़की के साथ 12 पुलिस वालों ने रेप किया। तो ये सोनीपत की बात है। आज जो हमारी पुलिस है उसका जो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका जो चरित्र है वो कैसा है। आज की हमारी जो पुलिस ऐसी है कि वो इतनी छोटी है कि वो अमीर लोगों की जेब में फिट हो जाती है। तो हम लोगों को दिख रहा है अच्छे से कि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो मेहनत का तबका है, उसको दबाया जा रहा है। तो जितनी भी देश की जनता है, जितना भी अच्छा मीडिया है, हम लोग उनको यही बोलना चाहते हैं कि भाई जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। क्योंकि जब मैं जेल में चली गई थी तो मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि मेरे पे आरोप लगाए गए कि ये लड़की तो हिंसा भड़काने की वजह से मतलब जबरन वसूली करवाई इसने और पुलिस मुलाजिमों पे हाथापाई की। लेकिन कभी भी देखिए, एक बात के सिर्फ एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं। जो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, डंडे लाठियां बरसाई, मुझे गले से पकड़ के, बालों से पकड़ के घसीटा और महिलाओं पे लाठीचार्ज किया, जेंट्स से लाठीचार्ज किया, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जो उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर हाथापाई की है वो जरूर दिखाया गया है। तो अभी यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्ट में भी जाके हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। जितने भी लोग थे वो अपने जो हक लेने गए थे, जो लॉकडाउन के रुके हुए पैसे वो लेने गए थे, ना कि वो जबरन वसूली थी। जबरन वसूली तब होती है जब कोई हथियारों के दम से जाके डरा धमका के पैसे लेता है। लेकिन अगर जबरन वसूली थी, जो हम लोग 300 लोगों को पैसा दिला चुके थे, तब किसी कंपनी मालिक ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि कंपनी मालिक करोड़पति हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि ये जबरन वसूली थी या पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई। तो अगर जब तक टांके नहीं आए तो 307 भी कैसे बना? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, या बहुत सारी लेडीज के ऊपर हाथ उठाया गया, उसके वीडियो कोई वायरल नहीं की गई। तो जिस दिन हम 12 तारीख को जब हम वहाँ पे गए थे तो हम लोग पहले 2 कंपनियों में गए। उन्होंने बोला कि कोई बोला कि सुबह में हम लोग पैसे दे देंगे, कोई बोला शाम में पैसे दे देंगे। तो जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो आधे घंटे तक हम लोग कंपनी के बाहर खड़े रहते हैं, कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। हम लोग लगातार वहाँ पे नारेबाजी करते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो कंपनी का मालिक बाहर आए और जिन मजदूरों के पैसे रहते हैं लॉकडाउन के पहले से, उन मजदूरों के पैसे दे दिए जाएं। लेकिन आधा घंटा हम लोग वेट करते हैं, जो क्विक रिस्पांस टीम की जो गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, जिन्होंने हम पर पहले भी हमला किया था, गोली भी चलाई थी, वो फिर दोबारा से आके खड़े हो गए, जिनसे हमारी पहले भी झड़प हो गई थी। वो जो बार बार वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैं बोल रही थी कि पहले ही पीट के भगाया था, अभी पीट के भगाएंगे, तो वो काट के बनाई गई है, क्योंकि पहले हम पर हमला किया गया था क्विक रिस्पांस टीम की तरफ से। तो अगर हम लोगों ने पुलिस वालों को पहले पीटा होता तो क्या आज मैं बच जाती? क्या हम लोगों को इतनी हिम्मत होगी कि पहले ही पुलिस वालों को पीट के भगा दिया और दोबारा पीटा? ये सरासर झूठ था। ये कि क्विक रिस्पांस टीम ने जिनने हमला किया था उन लोगों के खिलाफ बोला गया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हम लोग 12 तारीख को जब लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस आती है और पुलिस एकदम से आते ही जो लाठीचार्ज करना शुरू करती है, मेरे गले में हाथ डाल के और बालों से खींचना शुरू करती है, और जो माइक पकड़ के उसको फेंक दिया गया और लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी मैंने हेल्प की थी, तो वो उन लोगों के लिए तो मैं इतना काम की थी, दिन रात मैंने काम किया था, अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, तो उन लोगों को ऐसा लगा था कि ये दीदी हमारे लिए बहुत कुछ करती है।
तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर उनको कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों ने भी आगे से हाथापाई की है। हम लोग ये मना ही नहीं कर रहे कि हाथापाई नहीं हुई, हुई है हाथापाई, लेकिन वो बाद में हुई है। लेकिन उसके बाद मुझे पकड़ लिया जाता है, कोई लेडीज़ पुलिस उनके साथ में नहीं थी, सिर्फ जेंट्स पुलिस उनके साथ में थी, और 4-5 पुलिस वाले मुझे खींच के लेके जाते हैं। और गाड़ी से डालने के से पहले मैंने हाथापाई करनी शुरू की कि मुझे छोड़ा जाए, लेकिन जब मैं नीचे गिर जाती हूँ मुझे लातों से मारा जाता है, जितनी कोशिश की उन्होंने मारा, लेकिन दोबारा से फिर उसे गाड़ी में डाल के एक सुनसान एरिया में ले जाके खड़ा कर दी जाती है गाड़ी, कुंडली एरिया में। तो फिर वहाँ पे जाके खड़ी करके गाड़ी पूरी खोल दी गई, और जो भी मार सकता था उसने मारा। जैसे वर्दी किसी के पहनी थी, किसी के नहीं पहनी थी, और लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके से मारना, बहुत बुरे तरीके से मारा। एक ने मेरे बाल पकड़े, दूसरा मारना शुरू कर रहा था, तो बहुत बुरे तरीके से मारा। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर मारेंगे तो बाहर न्यूज़ जाएगी, पता चल जाएगा, तो हमारे ऊपर बात आएगी, तो फिर कुंडली थाने में ले जाया गया। तो वहाँ पर एक 10 नंबर कमरा था, वहाँ पे अंदर लेके जाके पुलिस वालों ने ये बोला कि इसको पानी पी पी के पीटना है। हम लोग बताएंगे कि दलित लोग कैसे अपना जो सर झुका हुआ उठा के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारे खिलाफ भड़काएंगे। तो उन लोगों ने एसएचओ ने खुद वहाँ पे खड़े होके मुझे पिटवाया, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारी, और मतलब मेरे बालों से पकड़े घसीटते हुए मेरे सर भी मारा गया दीवार के साथ, और ऊपर चढ़ के मेरे मारा गया। मैं साइन नहीं कर रही थी तो मुझे मारते रहे तब तक, और 3-4 घंटे की लगातार मुझे मारा गया। तब क्या हुआ कि जब मुझे मार रहे थे तो बहुत सारे लोग रिहाई के लिए कुंडली थाने का घेराव करने लगे कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। तो लाठीचार्ज करके उनको पीछे कर दिया जाता है। तुरंत मुझे छोटी गाड़ी में डाल के खेतों के जरिए, क्योंकि कुंडली से बालगढ़ तक तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो रोड पूरा जाम है, तो उन्होंने पीछे से ले जाके कुंडली एरिया में से गाड़ी निकाल के खेतों के जरिए मुझे सोनीपत थाने में लेके जाया गया। और वहाँ पे एक अंधेरे कमरे में मेरे ऊपर तीन पुलिस वाले बैठ जाते हैं, और मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि साइन करो, और मेरी बिल्कुल सांस भी आना बंद हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और प्लेन कागज़ मेरे सामने रखे गए, और बहुत सारे कागज़ सामने रखे गए, मुझे साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे मारा गया था। फिर मुझे इतना भी नहीं पता था कि कौन कोर्ट में, क्योंकि मैं पहले कभी जेल में नहीं गई, मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे फिर रात के टाइम पे 9-10 बजे करीब काफ़ी टाइम मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया गया। फिर जज के सामने पेश किया गया। मुझे नहीं पता था कि वो जज हैं। एक उनका घर था जो रात के टाइम में मुझे लेके गए। मुझे सिर्फ यही सवाल पूछा गया कि आपने गलत किया, आप बहुत गलत किए, आपने पुलिस मुलाजिम में हाथ उठाया। मैंने बोला भी ऐसा नहीं है। फिर मुझे वापस गाड़ी में डालकर मुझे करनाल जेल में 12 बजे छोड़ दिया गया। फिर जेल में भी मतलब मेरा मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस ने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि इसने खुद मना किया कि मेरा मेडिकल नहीं करवाना मुझे, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी। मेरी इतनी बुरी हालत की मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। 14 दिन मुझे क्वारंटीन रखा गया। जब मैं अपने घर वालों से मिली तो मैंने उनको बताया कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मेरी बहुत सारी चोटें हैं मेरे शरीर पे और मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, मुझे दवाई की ज़रूरत है। तो उन्होंने कोशिश की कि मतलब मेरा मेडिकल करवाया जाए, लेकिन 14 दिन के बाद जाके कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद मेरा मेडिकल हुआ। लेकिन तब तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरे निशान थे जो बॉडी पर वो उसका मेडिकल उसमें वो मेडिकल में आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हम गुम चोट नहीं लिख सकते, जो सर में आपके गुम चोट है वो हम लोग नहीं लिख सकते। तो जो शरीर पे निशान थे उसका जो मेडिकल हुआ है। उसके बाद मुझे जेल में मतलब बाहर की स्पोर्ट की वजह से जेल में थोड़ा बहुत ठीक रखा गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि काफ़ी स्पोर्ट थी और काफ़ी लोगों ने बोला कि बाहर से आपकी बहुत स्पोर्ट है कि आपकी कोई गलती नहीं है। जेल प्रशासन ने मेरा अच्छा ध्यान तो रखा, लेकिन अगर मेरी बाहर से स्पोर्ट नहीं होती तो जेल में भी मेरे साथ दुर्व्यवहार होता, क्योंकि जो लड़कियां वहाँ पे थी उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में क्या क्या होता है। तो इसीलिए बाहर के लोगों की सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत मैं ठीक रह पाई। उसके बाद ये है कि मैं किसी से मिलना अलाउड नहीं था और सिर्फ मैं घर वालों को बहुत मुश्किल से मिल पाई। फिर उसके बाद मैं अपने वकील से मिल पाई और 45 दिन के बाद मैं जेल से रिहा हो पाई, वो भी आम जनता की वजह से और इन लोगों की वजह से जो हमारे मेरे साथ खड़े लोग हैं, जहिंदर सिंह बैस RS सिम्हा जी की वजह से, महेंद्र सिंह सिरसा जी की वजह से आज हम लोग बाहर हैं, आम जनता की वजह से आज हम लोग बाहर हैं। जिन लोगों ने भी बाहर के देश में भी रहकर और दुनिया भर में से कहीं से भी आवाज़ उठाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज भी हम महिलाओं की दशा बहुत ख़राब है और इस सवाल को कौन सॉल्व करेगा। और सिर्फ एक महिला नहीं, इसमें अनेक महिला होनी चाहिए और हर वो इंसान होना चाहिए जो ये जानता है
कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हर उस इंसान को, हर उस महिला को आगे आना चाहिए ताकि हमारी जो महिलाओं की दुर्दशा ना हो, दलितों की दुर्दशा ना हो और किसानों की दुर्दशा ना हो। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो किसानों के खिलाफ काले कानून आए हैं, जो लेबर कोड लाए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ काले कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लोग सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बार बार जाते रहेंगे और मैं वहीं पे रहूँगी। और मैंने यही आगे फ्यूचर में भी यही सोचा है कि जो मेरी ज़िंदगी है वैसे मेरी संघर्षशील ज़िंदगी रहे, चाहे कैसी भी ज़िंदगी रहे, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी। क्योंकि डिग्री प्राप्त करने से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के नौजवानों की जो स्थिति है वो डिग्री लेके घूमते लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो जो मेरा आज मुझे काम सौंपा गया है, जो आज मुझे लग रहा है कि जो काम करना चाहिए, वो हमेशा करती रहूँगी। भगत सिंह ने भी ये काम किया था और भगत सिंह के टाइम उनको आत्मवादी बोला गया था। आज चाहे कोई भी मुझे गलत बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज़ जरूर बनते रहेंगे।